नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है। आप लोग को पढ़ने की इच्छा हो रही है? हाँ, इच्छा तो होनी चाहिए क्योंकि आप लोग 10th क्लास में आ गए हो। अच्छे से अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कहानी शुरू किया था। एक कहानी या भी एक पैराग्राफ हो चुका था। हम लोग दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ चुके थे। तो चलिए हम लोग अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। कहते हैं कि पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। ये गुण जो थे उसको कौन ढोते थे? तो हमारे पिता ढोते थे। और वो भी झूठी कहानी, एक तरह से मतलब झूठा दिखावा जो होता है उसको बोल रहे हैं कि उसे ये ढो रहे थे। कौन ढो रहे थे? तो हमारे पिताजी। भग्नावशेषों, भग्नावशेषों। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका उनको लगा, तब वो इंदौर से कहाँ आ गए? अजमेर आ गए। इंदौर से कहाँ आ गए? अजमेर। क्यों? क्योंकि उन्हें आर्थिक झटका यानी कि आर्थिक झटका का मतलब हुआ कि वो जो काम करते थे उस काम में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मान लीजिए कि कोई आदमी कंपनी चलाता है, ठीक है, तो कंपनी अचानक किसी भी कारण से वो बंद हो गया, तो क्या हुआ? वो आर्थिक झटका यानी कि हमारे अर्थ पर उसका प्रभाव पड़ता है। अर्थ यानी धन संपत्ति, उस पर उसका असर पड़ता है। तो इस वजह से वो कहाँ आ गए? इंदौर से वे कहाँ आ गए? अजमेर आ गए। अजमेर जब आए तो वो क्या करने लगे? अब उन्हें मन नहीं लगता था यहाँ पर। अब नए जगह पे अगर आप जाते हो तो कोई भी काम शुरू करने में समय लगता है, फिर वो काम कहाँ तक सफल होगा इस बात का भी पता नहीं रहता है। पहले से जो काम चल रहा था वो काम खत्म हो गया, फिर हम नया काम शुरू किए, अब उस काम में कहाँ तक सफलता मिलेगी वो तो पता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, डिक्शनरी, शब्दकोश यानी डिक्शनरी। आप लोग डिक्शनरी में कोई भी न्यू वर्ड देखते हो तो ढूंढ लेते हो, वैसे ही ये अंग्रेजी से हिंदी ये शब्दकोश इन्होंने बनाना शुरू किया, लिखना शुरू किया। ये चाहते थे कि पूरी डिक्शनरी तैयार कर ले, यानी शब्दकोश का भंडार। शब्दकोश का भंडार जैसे आप लोग यहाँ डिक्शनरी में देखते हो, इंग्लिश से इंग्लिश में ढूंढते हैं तो इंग्लिश से हिंदी भी रहता है, हिंदी से हिंदी भी रहता है। हिंदी का आप हिंदी में ढूंढोगे वो भी मिलेगा, वो भी डिक्शनरी अलग से आता है। उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दकोश। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दकोश। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 4 शब्द दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि शब्दकोश के आधार पर इसे सही क्रम में लिखिए। शब्दकोश के आधार पर इसे सही क्रम से लिखिए, तो उसे आपको लिखना पड़ता है। तो जब तक हमें शब्दकोश की जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोग कैसे लिखेंगे? तो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया? शब्दकोश लिखना शुरू किया। इन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दिख पर अर्थ नहीं, और शायद
कहते हैं कि उनके पास अहम बहुत था। वो अपने अहम के कारण अपने बच्चों को भी अपनी स्थिति के बारे में नहीं बता पा रहे थे। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में अगर वो बच्चों से बताते शायद बच्चे कुछ समझ पाते, शायद बच्चे उनकी मदद कर पाते। अब आप कहोगे टीचर मदद कैसे करते बच्चे काम करने जाते? नहीं, बच्चे काम करके ही माँ बाप की मदद नहीं करते, बल्कि अगर आप अपनी जरूरतों को थोड़ा सा कम कर लें। मान लीजिए कि अभी आपके पास 2 कलम है लिखने के लिए। मैं छोटा सा ही उदाहरण दे रही हूँ, 2 कलम लिखने के लिए है, ठीक है, मामूली सा कलम। मान लीजिए 5 रुपए में कलम मिला, उसे हमने लिया, उससे मैं लिख रही हूँ। क्या जरूरी है किसी के पास देंगे तो पिताजी को करने के लिए मुझे 50 रुपए का ही कलम चाहिए? तो वो जो है उसे हमें रोकना चाहिए। किसे रोकना चाहिए? तो उस जरूरत को जो फालतू है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, हमें उस समय आवश्यकता की ही पूर्ति करनी चाहिए। तो जो बहुत जरूरी है वही हम मांगेंगे। अपनी जरूरतों को अगर हम कम कर लें तो उस तरह से भी तो माँ बाप की मदद कर सकते हैं ना। हाँ, तो वही उनमें अहम था। नहीं, मैं अपने बच्चों को क्यों बताऊं? अपनी स्थिति के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताऊंगा। ये उनकी सोच थी। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। कहते हैं उनकी आदतें जो थी नवाबी थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, लेकिन वो अधूरी रह गई। महत्वाकांक्षा, उनकी इच्छा बहुत ज्यादा थी जो कि अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं हो पाई। हमेशा शीर्ष पर रहने, हमेशा वो शीर्ष यानी ऊपर ही रहते थे, उन्हें नीचे देखने की आदत नहीं थी। तो कहते हैं कि वो हाथ से सरकता चला जा रहा था, यानी वो गिरता चला जा रहा था। और वही यातना, वही जो था उनके अंदर, वो क्रोध बनकर किस पर आता था? तो अपनी पत्नी पर, यानी कि लेखिका की माँ के ऊपर वो अपना पूरा क्रोध निकाल देते थे। पूरा गुस्सा जो था उनके ऊपर निकाल लेते थे। अपने बच्चों से कुछ भी नहीं बोलते थे, बल्कि पूरा गुस्सा जो था अपनी पत्नी के ऊपर निकाल लेते थे। उनकी पत्नी हमेशा थरथराते रहती थी, कांपती रहती थी। उनके सामने जाने से भी वो कांपती थी, उनके सामने मुंह भी नहीं खोलती थी। ऐसी उनकी स्थिति थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी घड़ी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बात के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। उनके साथ इंदौर में कोई करीबी था जिसने कि इनके साथ विश्वासघात किया था, और उस विश्वासघात के कारण अब इनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि अपने बच्चों पर भी इन्हें भरोसा नहीं रहा, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं रहा, अपने बच्चों पर भी भरोसा नहीं रहा। क्यों? तो इंदौर में इनके साथ बहुत ही गलत हुआ था। इस वजह से इनको जो था गुस्सा बिल्कुल ही शांत नहीं होता था, और शक करने की एक नई बीमारी इनके अंदर हो गई। अपने बच्चों पर भी शक करते थे, हर बात पे शक करने की आदत हो गई थी। उनके अनुरूप मैं
कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। कहते हैं कि इनसे 2 साल बड़ी इनकी बड़ी बहन थी, सुशीला नाम था। वो गोरी थी, दिखने में बहुत ही अच्छी थी, सुंदर दिखती थी। तो पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उससे तुलना करते रहते थे, उसे कंपेयर करते रहते थे कि तुम्हारी बड़ी बहन ऐसे, तुम ऐसे, तुम्हारी बड़ी बहन ऐसे, तुम ऐसे। हमेशा अगर अपने ही बच्चों में माँ बाप अगर भेदभाव करना शुरू करते हैं तो बच्चे के मन में हीन भावना आ जाती है। वो हमेशा अपने आप को छोटा समझता है और वो कभी भी उससे उबर नहीं पाता है। कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसके दिमाग से वो बात कभी नहीं जाता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। तो मन्नू भंडारी के पिताजी भी उनके साथ ऐसा ही बचपन में करते थे, हमेशा बड़ी बहन से उनकी तुलना करते थे। आज वो इतना मान सम्मान पा लेने के बाद भी उनके दिमाग से कभी भी वो बात नहीं निकल पा रहा है कि मेरे पिताजी मेरे साथ क्या किए। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। शायद औचेतन की किसी पर्त के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। वो कहते हैं मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, तुक्का ही लगता है कि मैंने खुद से कुछ नहीं किया, ऐसे अचानक हो गया, अपने आप हो गया, ऐसा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? तो वो आज भी लोग उनकी विशेषता के बारे में, उनकी उपलब्धि के बारे में अगर बात करते हैं तो उनका सर उठता नहीं है बल्कि झुक जाता है। क्यों? उनके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगती हैं जो कि बचपन में उनके साथ किया गया था उनके पिताजी के द्वारा, इसलिए वो कभी भी उसे उबर नहीं पाए। पिताजी के जिस सखी स्वभाव पर मैं कभी भुना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनकी सखी स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा सक, जिस अपनों ने उन्हें धोखा दिया था, इस वजह से वे सखी हो गए थे। इस वजह से उनका शक जो था दिन ब दिन बढ़ता ही गया और अपने बच्चों पर भी वो हमेशा शक ही करते थे, शक की निगाह से ही देखते थे। बहुत होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझमें हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। कहते हैं कि जिस पिताजी से हमेशा उनकी टक्कर होती रहती थी तो वे बहुत सारे रूप में उनके अंदर भरी पड़ी है, कुंठाओं के रूप में है, प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है? समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से मुक्त तो नहीं कर सकता। कहते हैं स्थिति मनुष्य की बहुत अच्छी हो जाए, पहले आप इस तरह से थे, फिर बाद में कितनी भी अच्छी स्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी अगर हम लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरी घटना याद आ जाती है और अपना मन जो होता है, हृदय जो होता है, वो बैठ सा जाता है। यानी वो सारी बातें जब याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पहले मैंने कितनी सारी विपत्तियों का सामना किया, उस समय कोई साथ देने वाला नहीं था और आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो पुरानी बातें जो है बार बार मेरे दिमाग में आती ही रहती हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बे पढ़ी लिखी माँ। पिता से ठीक विपरीत यानी उल्टा उनकी माँ थी। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी, शायद उनमें धरती से भी ज्यादा सहने की शक्ति थी, धैर्य थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। पिताजी बहुत सारी जाति उन पे किए, यानी उन्हें मारे पीटे डांटे, लेकिन उसे वो अपना फर्ज समझकर बच्चों की चाहे
करती थी, कभी भी वो ना नहीं बोलती थी। हर उचित अनुचित फरमाइश को वो पूरा करते रहती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिखना उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती गई। बोलती है कि अब मैं पिता की गाथा जो है उसे मैं छोड़ देती हूँ और अब मैं अपने बारे में आप लोगों को बताती हूँ। ये कठिन शब्द लिख करके रखिएगा क्लास वर्क में, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक बार दोहराती हूँ, आप लोग मेरे साथ दोहराओगे। एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। भानपुरा, अनपढ़, डिक्टेशन, दरियादिल, संवेदनशील, आतंकवादी, भग्नावशेषों, विश्वासघात, तुक्का, शक्ति, सहिष्णुता, सहन शक्ति। इसे आप लोग अच्छे से क्लास वर्क में लिख करके इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।